मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। सभी एग्ज़ाम नज़दीक है और कम समय में अच्छे मार्क्स लाने के लिए TCS द्वारा रेलवे में साइंस से पूछे गए सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करना सभी स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है। इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आज इस वीडियो में केमिस्ट्री का क्लास 4 वीडियो देखेंगे। बाकी जो क्लास 3 तक केमिस्ट्री का नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, और फिजिक्स का भी क्लास 8 तक वीडियो करवा चुके हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री सब साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी सभी का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो तीनों रूपों में कौन पाया जाता है? धातु, या तो निष्क्रिय तत्व, या अधातु, या तो उपधातु। तो देखो, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी ये अधातु, ये तीनों में पाया जाता है, तीनों रूपों में अधातु। जैसे कि यहाँ समझिए, धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या 27 है, जिसमें 11 गैस है, 15 ठोस है। 11 15 कितना हो गया? 26, और एक द्रव है। यानी कि अधातु में क्या हो गया? गैस भी है, ठोस भी है और द्रव भी है। ठीक है, तीनों रूपों में यह धातु पाया जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या गैसीय अधातु है ना। तो ये सब अधातु है और गैस है। ठीक है, फिर ब्रोमीन द्रव अधातु है, ये द्रव में हो गया ब्रोमीन। और सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, ये सब ठोस है। ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, तो वो अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट है, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या है कि सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, ये धातु के बारे में ये सही है। दूसरा क्या है, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल अवस्था में और मुलायम होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पारे को छोड़कर जो सभी धातु है वो तरल नहीं बल्कि सख्त और ठोस अवस्था में होता है। तो यहाँ तरल और मुलायम लिख दिया, तो ये गलत है। ठीक है, फिर सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये सही है। सभी धातु आघातवर्धनीय और नमनीय होता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य और लचीली है? तो सबसे अधिक नम्य धातु है वो है सोना, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो सोना के बाद आएगा फिर चांदी। ठीक है, तो यहाँ चांदी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो लचीली धातुओं का क्रम इस प्रकार है। सबसे अधिक लचीला है सोना, या तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय भी बोले तो वो भी है सोना ही। ठीक है, सोना है, उसके बाद चांदी, फिर एल्युमिनियम, तांबा, टीन, सीसा, जिंक, लोहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब लचीली धातु है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में सबसे लचीला है चांदी हो गया। ठीक है, अगर सोना रहता ऑप्शन में तो सोना आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहा को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ समझिए, शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती, वो कम होती है। अतः लोहे को कठोर और मजबूत बनाने तथा इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। जैसे इस्पात, ये किसका मिश्रण है? लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है इस्पात। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे नमनीय या तन्यशील धातु कौन सा है? तो ऑप्शन में सोना है, तो सोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे नम्य धातु पूछे या तो सबसे आघातवर्धनीय धातु भी पूछे तो सोना इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, मिलिएबल यानी कि लचीला, मिलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है। तो लचीला जो होता है वो धातु के गुण को दर्शाता है। ठीक है, धातु जो होता है वो धातुओं में क्या ठोस और लचीलापन होता है। ठीक है, और सोना में क्या सबसे ज़्यादा लचीलापन होता है? सोना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है वो, अब तक पढ़े होंगे आप, धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन। ठीक है, लेकिन एक गैलियम भी है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है।
तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या है, एक धातु है, गैलियम एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया, तरल अवस्था में ये मिलता है। नेक्स्ट है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। तो चमकदार होती है, ये धात्विक चमक कहलाता है ना, धात्विक चमक। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है, तो धात्विक चमक कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। नेक्स्ट है, धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है। क्यों? क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। ठीक है, धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। नेक्स्ट है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीय कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीय का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, लिथियम धातु है, ये आघातवर्धनीय है। यहाँ स्वर्ण पत्र यानी सोना आघातवर्धनीय है, सबसे ज़्यादा यही है सोना। और चांदी भी आघातवर्धनीय है। इंडियन पन्नी ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 162, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। तो धातुओं की ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। तो ऑप्शन में कहा, ऑप्शन नंबर ए है ना, बेसिक मतलब क्या होता है, क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें समझना है, क्या कन्फ्यूजन ना हो और आपको ज़्यादा चीज़ें याद भी रहेगा। जैसे धातु जो होता है वो क्षारीय होता है और अधातु होता है वो अम्लीय होता है ना। अधातु के ऑक्साइड कैसे होगा, वो अम्लीय होगा। इसको रिलेट ऐसे कर लेना है, अधातु अम्लीय है ना, थोड़ा वॉइस से रिलेट करना, अधातु अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और धातु हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, धातु सिंपल क्षारीय, ओ धातु अम्लीय, ओ अम्लीय, ओ धातु अम्लीय। ठीक है, ओ धातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अम्लीय मतलब क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है, और क्षारीय मतलब 7 से ऊपर होता है। ठीक है, तो धातु क्षारीय और अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय। नेक्स्ट है, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। तो वो कौन सा धातु है जो तरल अवस्था में होता है, तो वो ब्रोमीन है। ठीक है, देखिए, एक होता है धातु और एक है अधातु। धातु पूछेगा तो पारा, देखिए धातु शब्द में छोटा है, आंसर क्या हो गया यहाँ पारा, पारा भी छोटा है। और अधातु बड़ा है तो ये ब्रोमीन बड़ा वाला। ठीक है, तो छोटका पूछेगा धातु तो छोटका आंसर कर देते हैं, दो ही आएगा ज़्यादातर, पारा और ब्रोमीन। ठीक है, तो धातु में पारा छोटका का छोटका आंसर, और अधातु ये बड़ा है तो बड़ा का आंसर है ना ब्रोमीन। नेक्स्ट है, और ब्रोमीन के बारे में थोड़ा ये भी जान सकते हैं, ब्रोमीन क्या है, हेलोजन श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 35 है ना। नेक्स्ट कि डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, अधातु है ना, बड़ा है ब्रोमीन। ठीक है, और दो ही में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, ब्रोमीन और पारा में। ठीक है, तो अधातु पूछा तो थोड़ा सा बड़ा है तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा। नेक्स्ट है, डैश तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है, अधातु ब्रोमीन। नेक्स्ट है, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सौर पैनल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर प्लेट पे कैसे करा जाता है परत, सिलिकॉन का। अधातुओं के ऑक्साइड, अधातु क्या होगा, आप देखिए पीछे बताए थे, धातु होता है क्षारीय, अधातु अम्लीय है ना, अधातु अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अधातु अम्लीय है ना, ऑप्शन नंबर ए, अधातु अम्लीय, अधातु क्षारीय। नेक्स्ट है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो उपधातु इसमें है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी। देखिए उपधातु कितना है मालूम, तो उपधातु टोटल है 7। ठीक है, सातों को याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, और सातों में से कभी वो पूछता रहेगा, तो इसलिए सातों को याद रखना है। 7 उपधातु कौन कौन सा है? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये 4 हो गया। फिर समझिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी 5 हो गया। और 2 याद रखना आपको, टेल्यूरियम और पोलोनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये 7 उपधातु है। फिर समझिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम,
पोलोनियम। ठीक है, तो ये 7 उपधातु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आम तौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में किया जाता है गैलियम और आर्सेनिक और सिलिकॉन का, है ना। तो गैलियम आर्सेनिक यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन नंबर भी हो गया, और एक सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु बताए थे आपको कितना? 7। कौन कौन सा बताए थे? आपको बताए थे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये 4 हो गया। फिर एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 7 बताए थे। तो ऑप्शन में कौन सा है? तो देखिए बोरोन, सिलिकॉन, सिलिकॉन है यहाँ देखिए, है ना। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 7 उपधातु याद रखना है। नेक्स्ट है, डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो देखिए विद्युत ऋणात्मक में जाना जाता है कौन मालूम? अधातु। अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है। अधातु जो रहेगा वो विद्युत धनात्मक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और धनात्मक जो जाना जाता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और ये ऋणात्मक वाला क्या है? ग्रहण करेगा। नेक्स्ट है, अधातुओं के गुण धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो अधातु, जैसे यहाँ चालक लिखा है, तो ये अधातु क्या है? सामान्यतः चालक नहीं होता है, ठीक है, कुचालक होता है। अधातु क्या होता है? कुचालक होता है। धातु होता है चालक। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ये चालक होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है? तो उपधातुओं का गुणधर्म क्या होता है? अर्धचालक होता है वो, है ना, अर्धचालक। उपधातु कौन कौन सा है? 7 है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आवंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ढीले इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई भी सुचालक होती है। तो ये सुचालक होती है कौन? धातुएं। और अधातुएं क्या होती है? कुचालक होती है। एकमात्र जो ग्रेफाइट है वो अधातु है, लेकिन विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या? अधातु ऋणायन बनाती, ये सही है, अधातु ऋणायन होगा। धातु क्या होता है? धातु होता है धनायन होता है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती, ये भी सही है, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय। अधातु धनायन बनाती, ये गलत है ना। अधातु क्या होता है? ऋणायन बनाती है। और अधातु विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है ना। नेक्स्ट है, मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो ऊर्ध्वपातन कर सकता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कौन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? जो ठोस से ना गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण से भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन का पूछेगा कौन उदाहरण है, तो याद रखना है अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ठीक है, एक कपूर भी है जिस ऊर्ध्वपातन का उदाहरण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो देखिए अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, कपूर है, ये बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ ऊर्ध्वपातन नहीं है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, जबकि बर्फ़ को गर्म करेगा क्या? ठोस से पहले द्रव बनेगा तब फिर गैस में जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? तो पंकिल जल से अलग करती है वो है निस्यंदन, है ना। पंकिल यानी कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो जल को शुद्ध बनाने हेतु रिवर्स परासरण का प्रयोग किया जाता है, रिवर्स परासरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विलवणीकरण यानी कि डिसोलिनेशन क्या है? तो डिसोलिनेशन क्या है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। नेक्स्ट है ये साइंस का बुक बहुत ही शानदार है। रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम होता है सभी एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है टीसीएस पैटर्न द्वारा सबसे लाटेस्ट सभी प्रश्नों को दिया हुआ है। यानी कि रेलवे का आप कोई भी फॉर्म भरें ये बुक को पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 183। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपातक में कौन सा नहीं है? देखिए कपूर है, नेफ्थलीन है, ये सब उदाहरण में हमेशा याद रखना है कि ऊर्ध्वपातक का उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड भी है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन देखिए अमोनियम क्लोराइड का किया जा सकता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड ये याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड। बाकी ऑप्शन में देखिए कन्फ्यूजन के लिए कितना दिया है, अमोनियम क्लोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट, लेकिन क्लोराइड ये याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र भी याद रख लेना है, NH4Cl। नेक्स्ट है अच्छा ये जो ऊर्ध्वपातन है, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये भी ध्यान रखना है, कभी इंग्लिश में दे दे तो घबराना नहीं है ना, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो अमोनियम क्लोराइड के बारे में हमको मालूम है क्या ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, तो यहाँ ऊर्ध्वपातन इसका आंसर हो जाएगा ना, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो तेल और पानी को अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है, तो वो कौन सा है? आसवन, यानी आसवन विधि। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए अमोनियम क्लोराइड जब भी आए तो क्या ऊर्ध्वपातन आंसर कर देना है। नेक्स्ट है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वाष्पीकरण की दर को कम करता है कौन? नमी। नेक्स्ट है 190 के बाद 191। डैश एक सतह की घटना है, तो वाष्पीकरण एक सतह की घटना है, वाष्पीकरण। नेक्स्ट है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था से गैसीय में बदलेगा तो वही वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि जल को वाष्प में बदलना, ये क्या वाष्पीकरण है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन में क्या ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन हो गया। और संघनन क्या होता है? जैसे कि संघनन होता है वाष्प को ठंडा करके द्रव में लाना, ठीक है, संघनन कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना, ये संघनन कहलाता है, ठीक। तो तीनों याद रखना है। वाष्पीकरण क्या है? जल से वाष्प में, और ठोस से सीधे वाष्प में ऊर्ध्वपातन। अब फिर वाष्प से जल में लाना है तो संघनन। नेक्स्ट है मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, तरल अवस्था में नहीं बदलेगा पहले, ठीक है। ठोस से डायरेक्ट गैस में, तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना, ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण जल से तरल से वाष्प में बदलेगा तो वाष्पीकरण। संघनन क्या होगा? वाष्प से जल में बदलेगा तो संघनन। नेक्स्ट है द्रव के
ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव के ठोस में परिवर्तन हिमीकरण कहलाता है। जैसे कि जल का बर्फ बन जाना, वो क्या है? हिमीकरण है। नेक्स्ट है विलयन से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले, आप ऑप्शन से ही इसका आंसर आसानी से लगाएंगे। अब ऑप्शन देख के देखिए, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है, पहला है। दूसरा क्या है? विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। उच्च पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। निम्न पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। अब देखिए पीएच मान का खेल देखिए, जो पीएच मान 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है, 7 से नीचे जो होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, 7 से ऊपर जो होगा वो क्षारीय होगा, यानी कि उच्च है ना, ये उच्च हो गया, इधर निम्न हो गया। 7 से नीचे जो है वो अम्लीय होगा। अब यहाँ पढ़िए, उच्च पीएच मान वाला क्षारीय होगा। देखिए उच्च पीएच मान वाला यानी 7 के ऊपर जाएगा तो ये क्षारीय होगा, ये सही है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, निम्न पीएच मान वाला क्षारकीय होगा, नहीं गलत है, क्योंकि निम्न पीएच मान वाला इधर जो 7 से नीचे होगा वो अम्लीय होगा, है ना। फिर लिखा उच्च पीएच मान वाला अम्लीय होगा, ये गलत है, क्योंकि उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। ठीक है, और पीएच मान का आविष्कार किसने किया? सोरेनसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 196, कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग डैश होता है? तो कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग नीला हरा होता है। ठीक है, याद रखना है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 विलयन का रंग नीला हरा होता है। नेक्स्ट है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब रॉबर्ट ब्राउन इसी जैसा 3 नाम है, अब तीनों अति महत्वपूर्ण है, तीनों से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो तो तीनों को हमेशा रिवीजन करना चाहिए। एक नाम जब भी आए तीनों को रिवीजन करिए। जैसे कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर रॉबर्ट आया, ठीक है ना, जैसे रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किया था। अब कोशिका के केंद्रक की खोज पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, जो ब्राउनियन गति की खोज किया रॉबर्ट ब्राउन, वही कोशिका के केंद्रक की भी खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है क्या, टीबी के यानी कि तपेदिक जो होता है तपेदिक रोग, टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, ये याद रखना, रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट है, 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है? तो वो विलयन कहा जाता है ना। 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है तो विलयन कहलाता है। विलय और विलायक के समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है, एक विलयन में पानी के 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना करें। तो विलयन की सांद्रता कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए एक विलयन में पानी की इतना है मात्रा और 47 ग्राम लवण है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता, तो देखिए इसमें लवण कितना है, ये पानी 320 ग्राम है, लवण कितना है? तो है कितना? 47। ठीक है, तो 47 जो है ना यही निकालना है परसेंट, टोटल में कितना है? तो टोटल कितना है, देखिए एक बिलियन में 320 ग्राम ये है, 47 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 320 और इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 367 और गुना 100 कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 12.8% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।